चलिए, जहाँ तक कल तक पढ़ा था, चलिए आज पढ़ के देखते हैं। एंड ऑफ लेक्चर अगर हमारा मूड बना तो ये इंक्लूड कर लेंगे, ना बना तो नहीं करेंगे। सो पेस्टल फैक्टर्स की हम बातें कर रहे थे। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये पेस्टल फैक्टर्स? एक तो मुसीबत है, सिलेबस का पार्ट है और हम गलती से सीए करने आ गए हैं। गलती से करने आ गए ना, चूंकि वो नहीं हुआ था तो सोचा सीए कर लेंगे। चूंकि हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने थे तो सोचा सीए कर लेते हैं। चूंकि फैमिली ने फलां ने सीए किया था, उसका मुंह लाल था, तो मैंने सोचा मैं भी अपना कर लूं। अच्छा, में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैट्रिक में पता था कि सीए भी कोई चीज़ होती है और हमने ये करना है? अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एफएससी में ये पता था कि हमने इसके बाद सीए करना है? तो ज़्यादातर भटकती रूहें हैं। चूंकि वो नहीं हुआ तो पीछे और कुछ बचा नहीं तो हम ये कर लेते हैं। अच्छा, वो जो नहीं हुआ, डॉक्टर इंजीनियर अगर हम नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनना था? पैसे कमाने के लिए। तो आपको पता है सीए वाले लोग डॉक्टर इंजीनियर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं? नहीं, ऐसी बात। इनके शायद लेवल रिस्पेक्ट ज़्यादा है दैन डॉक्टर इंजीनियर। इनकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान है दैन डॉक्टर इंजीनियर। नहीं, मैंने कुछ डॉक्टर्स को देखा है, कुछ इंजीनियर्स को देखा है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद एमबीए कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स को देखा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद एमबीए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन गेन करने के लिए। मैनेजमेंट लेवल की पोजीशन गेन करने के लिए। और आपने तो सीए करके पोजीशन ही वही गेन करनी है। क्या ख्याल है? तो कौन ऊपर हुआ, सीए या डॉक्टर इंजीनियर? सो हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, भूल जाओ उसे। अच्छा हुआ हम नहीं बने, अच्छा हुआ हम नहीं बने। ये चीज़ हम जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में बिठा लो। ये जब तक अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे, जब तक यही दिमाग में लगा रहेगा वो फलां का मेरिट बन गया, वो फलां डॉक्टर बन रही है या बन रहा है, मेरी किस्मत ही मारी गई, बहुत बुरी किस्मत थी, काश वो हो जाता, तो तब तक अपने आप को अज़ियत देते रहोगे। इसलिए प्लीज़ उसे आप भूल जाओ, वो गया। अब क्या देखना है? आगे देखना है कि अब हमें सीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। औखा काम है, आसान काम है? इजी है, लेकिन कब इजी है? जब आप रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आ रहे हो डेली। तब तक इजी है जब तक आप डेली बेसिस पे 3-4 घंटे क्लासेस के साथ साथ पढ़ रहे हो। अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे, अभी भी 3-4 घंटे डेली पढ़ने की रूटीन नहीं बना सके, तो फिर सीए बड़ा औखा है और ज़िंदगी आपकी बहुत तबाह कर देगा। इसलिए देखो, अगर तो रूटीन बन रही है तो इसे कंटिन्यू करो, नहीं बन रही तो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है? टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी डिसीजन लेके किसी यूनिवर्सिटी में कोई बीबीए शीबीए जाके 4 साल प्रोग्राम ज्वाइन कर लेना है। सुकून से
4 साल बाद डिग्री भी मिल जाएगी, कॉलेज जाओ ना जाओ, पेपर जो टीचर पढ़ाने वाला है उसने बनाना है, उसी ने चेक करना है, साथ और भी काफ़ी कुछ चलता रहता है वहाँ पे। कॉन्सर्ट हो रहे हैं, 3-3 4-4 माह की छुट्टियां मिल रही हैं, सैटरडे भी ऑफ है, संडे भी ऑफ है, छुट्टी आने से पहले ही छुट्टियां हुई होती हैं, तो याशी चलती रहती है, ज़िंदगी भी बड़े सुकून से चलेगी और 4 साल बाद डिग्री भी मिल जाया करेगी। क्या ख्याल है? बड़े गर्व के साथ बताया भी करो कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि उन्हें पता है यूनिवर्सिटी में क्या होता है। क्या ख्याल है? बस सिर्फ ये बता सका करो कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। तभी रिजल्ट आना है कोई आगे, शायद 12 तारीख को आ रहा है, 12 तारीख को आ रहा है। तो कुछ लोगों ने भी दिमाग में ये बिठाया हुआ है कि अभी छोड़ देते हैं पढ़ना, बस वेट करते हैं रिजल्ट का। क्यों? पता नहीं वहाँ पे क्या बनना है, पता नहीं ये पेपर आगे कंटिन्यू भी करना है या नहीं करना है। तो ये अप्रोच छोड़ दो, ये नेगेटिव अप्रोच। जब ऐसा सोचोगे ना तो रिजल्ट भी फिर ऐसा ही आएगा। इसलिए दिमाग में ये बैठाओ कि मैंने पेपर ठीक दिए थे, पढ़ा था, रिजल्ट अच्छा आएगा, मुझे ये पेपर भी इसी सेमेस्टर में 7 पास करने हैं। पॉजिटिव अप्रोच होगी तो आगे रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। ये जो हमारा फ्यूचर है ना, इसका हमारी सोच के साथ बड़ा ताल्लुक है। जैसी सोच हो ना वैसे ही फ्यूचर हमारा बनता है। अगर सोच पॉजिटिव लेके चलोगे तो आगे सब कुछ पॉजिटिव होगा। अगर सोच नेगेटिव होगी तो फिर आगे पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा? नेगेटिव ही आपको फेस करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव सोच के साथ ये 10-12 दिन जो हैं ज़ाया हमने नहीं करने। आधे स्टूडेंट ये रिज़ल्ट के करीब जो 10-12 दिन होते हैं ये ज़ाया करके अपना पूरा सेमेस्टर तबाह कर लेते हैं। भी छुट्टियां करना शुरू कर देंगे और रिज़ल्ट आने वाला बाद में देखेंगे क्या करना है, पढ़ना बंद कर देंगे, टेस्ट देना बंद कर देंगे, क्यों रिज़ल्ट आने वाला है उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और जब अप्रोच ही नेगेटिव है तो उसके बाद रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही आता है उनका। और पिछला सेमेस्टर तो ज़ाया किया ही किया था, हम साथ ये भी ज़ाया कर बैठते हैं। इसलिए प्लीज़ ये रखते नहीं करनी आप लोगों ने, ये करना है। या तो डिसाइड करो कि नहीं करना, अगर करना है तो फिर जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? रेगुलर क्लासेस में आके, रेगुलर बेसिस पे पढ़ के, रेगुलर बेसिस पे साथ साथ टेस्ट दे के। जो ये काम नहीं कर रहा वो ये नहीं कर रहा। इसलिए प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं करना, डिसाइड कर लो कि करना है या नहीं करना। अगर करना है तो फिर करने वाला करना है, या फिर डिसाइड कर लो नहीं करना, कुछ और करना है तो वो कर लो। इधर ज़िंदगी तबाह नहीं करो, छोटी सी ज़िंदगी, अगर वो भी हमने इसी तरह 1-2 वेस्ट कर लिए, किया भी कुछ नहीं तो किया फिर क्या? यही 2 सालों में आधा वहाँ पे BBA हो जाएगा, आधा BSc BCom हो जाएगा। इसलिए देखना है कि अगर नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, रूटीन नहीं बन रही पढ़ने की, तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा, तो छोड़ के वो ज्वाइन कर लेना है। पेस्टल फैक्टर्स हम क्यों पढ़ रहे थे? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। पेस्टल फैक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हमने क्या करना है उन अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स का? हमने उनको एनालाइज करना है कि हमसे रिलेटेड क्या है अपॉर्चुनिटी जो हमें कैप्चर करनी है, और देखना है कैसे कैप्चर करनी है। वो कैप्चर होंगी तो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। हमने उनको एनालाइज करना है क्या थ्रेट्स हैं, क्या सिग्निफिकेंट है उनकी हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे हमने उनको दफ़ा दूर मीन अवॉइड करना है। और अगर हमने वो नहीं किया अवॉइड उनको, तो बिजनेस मैनेज नहीं होगा, प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। और क्या फैक्टर्स हैं? पॉलिटिकल 5 फैक्टर्स हैं जिनको हमने दिमाग में रखना है कि क्या इनमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव हैं। लीगल कोई लॉज हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो हमने देखने हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आ रही हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक हमने देखने हैं, क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है। सोशल फैक्टर हमने देखना है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कल्चर क्या है, यहाँ की सोसाइटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी हमें चलना है। क्यों? उसके अकॉर्डिंगली जो नहीं चलता वो तबाह हो जाता है, लाइक नोकिया।
और एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नोकिया, 95% मार्केट शेयर से 5% मार्केट शेयर विद इन 3 to 4 ईयर्स, और कंपनी खत्म, एक्वायर कर ली किसने, माइक्रोसॉफ्ट ने। क्यों? सोशल फैक्टर को फोकस नहीं किया, सोसाइटी क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस नहीं चलाया। और हमें क्या देखना है, टेक्नोलॉजी को भी देखना है कि पूरी दुनिया अब टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। हमें भी अगर सरवाइव करना है तो हमें भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, वो करने से ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इकोलॉजिकल फैक्टर में हमने क्या देखना है कि एक बिजनेस क्या करता है, एनवायरनमेंट मीन माहौल को भी अफेक्ट करता है। एक बिजनेस एनवायरनमेंट मीन माहौल को भी अफेक्ट करता है। ये 2 साल पहले स्मॉग आई थी लाहौर के अंदर, अब भी शायद वही मौसम आ गया है, क्या ख्याल है? वो स्मॉग आई थी, वो किस वजह से थी? पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन कहाँ से आई उसके अंदर? ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इनकी प्रोडक्शन से जो धुआं निकलता है उस धुएं से क्रिएट हुई क्या, पोल्यूशन। और वो पोल्यूशन थोड़ी सी फॉग बीच में मिली तो वो क्या बन गई, स्मॉग। और उसके बाद से ये पाकिस्तानी कौम जो है इसको भी पोल्यूशन का पता चल गया कि ये भी कोई चीज़ होती है, वरना उससे पहले ये पाकिस्तानी कौम को इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि पोल्यूशन भी कोई चीज़ होती है, ये भी हेल्थ को अफेक्ट करती है। और उसके बाद से क्या हुआ, पाकिस्तानी कौम के अंदर ये कंसर्न जो है वो इंक्रीज हो गई कि पोल्यूशन बनती कहाँ से है। क्यों? मीडिया ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया, देखें ये कंपनी है जो पोल्यूशन कर रही है, ये कंपनी देखें इस यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ से पोल्यूशन हो रही है। तो वहाँ से लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिलना शुरू हो गई है किसकी, माहौल की, पोल्यूशन की। तो डे बाय डे क्या हो रहा है, कंसर्न इंक्रीज हो रही है। तब बिजनेस को क्या करना है, अपनी प्रोडक्शन के अंदर पोल्यूशन को रोकना है। रोकेंगे तो पब्लिक की सपोर्ट मिलेगी, नहीं रोकेंगे तब गवर्नमेंट भी फाइन पेनल्टीज इंपोज कर रही है, बिजनेस बैन कर रही है, और अल्टीमेटली मीडिया भी हाईलाइट कर रहा है, तो कस्टमर क्या आपको मिलेगा। तो इसलिए बिजनेस को क्या करना है, इकोलॉजिकल फैक्टर भी अपने सर्वाइवल के लिए देखना है। देखना है कि बिजनेस कहाँ कहाँ पे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है बैड, उस बैड इम्पैक्ट को आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है या रिड्यूस करना है। तो क्या किया उसने, इकोलॉजिकल फैक्टर में पहले बता दिया कि एक बिजनेस का इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट क्या है, एक बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो कहते हैं एक बिजनेस 3 वेज में एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। एक वे क्या है, यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में, कि अपनी प्रोडक्शन के लिए आप क्या करते हो, कुछ रिसोर्सेज यूज करते हो, उनमें कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी आप यूज करते हो जहाँ से आपको मटेरियल मिलता है। वो रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। डिफरेंस क्या है ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में? रिन्यूएबल जो विद ह्यूमन एफर्ट्स दोबारा से और प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड या रिप्लेनिश। रिप्लेनिश का मतलब क्या है, रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद ह्यूमन एफर्ट्स। नॉन रिन्यूएबल क्या है, दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड विद ह्यूमन एफर्ट्स। जो नेचर की तरफ से हैं तो बस वैसे ही हैं, नेचर ही प्रोवाइड करेगी, आप उसे रिन्यू नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल देंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल देंगे। वुड आप रिन्यू कर सकते हो, वुड रिन्यू कर सकते हो, और एनर्जी रिन्यू कर सकते हो, क्या ख्याल है, इलेक्ट्रिसिटी रिन्यू कर सकते हो, गैस रिन्यू कर सकते हो, वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल। फ्यूल रिन्यू कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल। अर्थ, जमीन रिन्यू कर सकते हो, नहीं, नॉन रिन्यूएबल। तो बिजनेस को क्या करना है, बिजनेस यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। कि अगर आप रिसोर्सेज सिर्फ यूज किए जाओगे तो एक टाइम आएगा रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो ना तो आपको मिलेंगे पर ना ही आने वाली जनरेशन को मिलेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हो। इसलिए बिजनेस को क्या करना है, ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनको क्या करना है, सिर्फ यूज़ नहीं रिन्यू भी करना है। लेकिन ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लैंड और रिन्यू नहीं की जा सकती, तो इसे क्या करना है, यूजेज को लिमिट लगाना है, बेतहाशा इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि अगर आप लिमिट नहीं लगाओगे, बेतहाशा इस्तेमाल करते चले जाओगे तो ये रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा
और ख़त्म होने से क्या होगा, अफेक्ट नेगेटिव हमें ही फेस करना पड़ेगा। लैंड अगर हम यूज़ किए जाएंगे कि हम 2 लोग हैं, 2 लोगों के लिए शायद 5 मरले का भी घर काफ़ी है, और अगर हम 4-4 कनाल का बंगला बना के 2-2 लोग रहेंगे और हर बंदा यही करता जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें सोसाइटी ज़्यादा बनाना पड़ेंगी, घर ज़्यादा बनाना पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लैंड को इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर लैंड को कम करेंगे तो उससे हमारी फिर फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट ख़त्म करना पड़ेंगे, डेफोरेस्टेशन में जाना पड़ेगा। डेफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, कटिंग ट्रीज मीन रिमूविंग फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से जो हमें नेचुरल एनिमल्स का मीट मिलता है, क्या वो हमें मिलेगा, उसे हमें फिर क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वे के थ्रू फार्मों का मीट जो है वो खाना पड़ेगा, जो कि हेल्दी नहीं है, और अल्टीमेटली इफेक्ट कौन होंगे, हम ही। इसलिए बिजनेस को क्या करना है, इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में जो है उसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यू करना है, सिर्फ यूज़ नहीं करना। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली लैंड, इसके यूजेज को लिमिट लगानी है। नहीं लगाएंगे तो इससे आप खुद भी अफेक्ट होगे, एनवायरनमेंट, माहौल को तो आप अफेक्ट कर ही कर रहे हो। और अगर दुनिया को पता चल गया आप ही हरकतें कर रहे हो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिन्यू नहीं कर रहे, नॉन रिन्यूएबल को लिमिट नहीं लगा रहे, बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हो, तो दुनिया की सपोर्ट आपको बंद हो जाएगी। ना आपको कस्टमर सपोर्ट करेगा, ना आपको इन्वेस्टर सपोर्ट करेगा, तो उससे बिजनेस क्या होगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट लेने के लिए स्टेक होल्डर की आपको क्या करना है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को फोकस करना है, ये रिन्यू करने हैं, इसके यूजेज को लिमिट लगाना है, जिससे आपका इमेज अच्छा होगा। इमेज अच्छा होगा तो लोगों की सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी, और सपोर्ट जितनी ज़्यादा उतनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। तो एक बिजनेस इम्पैक्ट करता है फिजिकल एनवायरनमेंट को किस फॉर्म में, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में। तो आपने क्या करना है, इसको कंसीडर करना है कि हमने इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज या रिड्यूस करना है। एक बिजनेस इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को किस फॉर्म में, कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में भी। कार्बन फुटप्रिंट्स, कार्बन फुटप्रिंट्स मीन CO2 एमिशन। ये CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, धुआं, जो आपकी प्रोडक्शन से निकलता है। तो आपने क्या करना है, उस धुएं को भी कम करना है। क्यों, वो धुआं क्या करता है, लोगों की हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसलिए अगर आपकी प्रोडक्शन से धुआं निकलता है तो अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस सिटी के अंदर नहीं, वहाँ से दफ़ा दूर होके कहीं सिटी से बाहर जाके प्रोडक्शन करो जहाँ पे लोग नहीं रहते, ताकि धुआं लोगों की हेल्थ को अफेक्ट ना करे। हम सब लोग CO2 एमिशन का कॉज बनते हैं। मोटरसाइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसके पीछे से भी धुआं निकल रहा है। वो धुआं क्या है, CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है लाहौर के अंदर ज़मीन से आधा किलोमीटर ऊपर तक फ्रेश एयर है ही नहीं, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। कहाँ से ये पोल्यूशन आई, ये जो रोड पे गाड़ियाँ, बाइक्स चल रही हैं, इतनी ज़्यादा चल रही हैं, इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि शायद उतनी ज़रूरत नहीं थी। हर बंदे के पास अपनी बाइक है, हर बंदे के पास अपनी गाड़ी है, घर में 5 लोग हैं, 5 के पास अपनी अपनी डिफरेंट सवारी है। बजाय इसके कि 5 लोग एक गाड़ी पे ट्रैवल करें, एक गाड़ी का धुआं नहीं, 5 गाड़ियों का धुआं हम फैला रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है लाहौर के अंदर अच्छी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो तो लोगों को ये अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां रखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो तो शायद 1000 बंदा एक बस पे ट्रैवल करे दिन में, लेकिन वो नहीं है। तो 1000 बंदे को क्या करना पड़ता है, 1000 बाइक लेके रोड पे आना पड़ता है। और कहाँ एक बस का धुआं और कहाँ पे 1000 बाइक का धुआं। उस वजह से पॉल्यूशन दिन ब दिन फैल रही है, और पूरी दुनिया में हमारा नंबर है पोल्यूशन में, नंबर 2 है हम, 2 नंबर। पहले नंबर पे हमारा हमसाया इंडिया, और दूसरे नंबर पे हम हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, कराची,
लाहौर दुनिया में चौथे नंबर पे है पोल्यूशन में, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में लाहौर का चौथा नंबर है दुनिया में, और ज़मीन से ऊपर 1/2 किलोमीटर तक फ्रेश एयर नहीं है। रात को किसी ऊपर वाली जगह से यूँ नीचे देखना, आपको नज़र आएगा धुंध धुंध सी, वो धुंधला धुंधला, वो फॉग नहीं है, वो क्या है, पॉल्यूशन है, डस्ट है, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है। तो एक बिजनेस को देखना है, अगर उसके बिजनेस से, प्रोडक्शन से CO2 इमिशन होती है तो उसे क्या करना है, सिटी के अंदर नहीं, वहाँ से दफ़ा दूर होके किसी ऐसे एरिया में जाके प्रोडक्शन करनी है जहाँ पे रेजिडेंट्स ना रहते हों। अदरवाइज़ आप क्या कर रहे हो, एनवायरनमेंट के साथ साथ लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हो। जब CO2 इमिशन थोड़ी कम भी की जा सकती है। आपने ऑब्जर्व किया, एक डीजल गाड़ी होती है, एक पेट्रोल होती है और एक हाइब्रिड होती है। डीजल गाड़ी से धुआं ज़्यादा निकलता है, पेट्रोल से, हाइब्रिड से ज़ीरो CO2 इमिशन, उसकी CO2 इमिशन है ही नहीं। ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। डीजल से टेक्नोलॉजी डेवलप होके कहाँ पे गई, पेट्रोल पे, पेट्रोल से डेवलप होके कहाँ पे गई, हाइब्रिड पे। तो बिजनेस की प्रोडक्शन मशीनरी में भी आप इस तरह से डेवलपमेंट करके CO2 इमिशन को कम कर सकते हो। क्या ख्याल है, डीजल वाली मशीनरी के बजाय क्या मशीनरी स्विच कर जाओ, पेट्रोल, पेट्रोल की बजाय हाइब्रिड या गैस पे चले जाओ तो क्या हो जाएगी, CO2 इमिशन कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली अगर बिजनेस ये स्टेप ले रहा है और साथ दुनिया को बता भी रहा है कि मैंने ये स्टेप लिए हैं इसको कम करने के लिए, तो आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी। और अगर ये स्टेप आप ले सकते हो लेकिन नहीं ले रहे तो क्या सपोर्ट मिलेगी, नहीं। क्यों, अब मीडिया इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, और हाईलाइट करेगा, दुनिया को पता चलेगा कि आप इस चीज़ का कॉज बन रहे हो, तो सपोर्ट बंद होने से आपका प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है। तो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है कि इस फॉर्म में, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में, अगर रिन्यूएबल को रिन्यू और नॉन रिन्यूएबल के यूजेज को लिमिट नहीं लगाता, तो कार्बन फुटप्रिंट CO2 इमिशन की फॉर्म में, अगर अपनी टेक्नोलॉजी जो है उसे डेवलप करके टेक्नोलॉजी को CO2 इमिशन को रिड्यूस नहीं करता है, तो या बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है किस फॉर्म में, अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन की फॉर्म में भी। अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन क्या है, हीट पॉल्यूशन। ये अंदर हम AC चला रहे हैं, ठंडी हवाएं, बाहर ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन, ये आपकी मशीनरी चलती है, टिक 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 चीपा चीपा होती है, तो अल्टीमेटली ये लोगों के ब्रेन को डैमेज करती है। और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, लोगों के ब्रेन को डैमेज कर रहे हो नॉइज पोल्यूशन के थ्रू। इसे भी रोका जा सकता है नई मशीनरी के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर ऐसे एरिया में जाके ऑपरेट करने से जहाँ पे लोग ना रहते हों। सो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है किन फॉर्म में, यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में, कार्बन फुटप्रिंट्स मीन CO2 इमिशन की फॉर्म में, या फिर अदर फॉर्म ऑफ पोल्यूशन लाइक नॉइज पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन या हीट पोल्यूशन की फॉर्म में। तो बिजनेस को क्या करना है, ये डैमेज रोकना है। रोकेगा तो रेपुटेशन अच्छी होगी, सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। हाँ, अगर बिजनेस इन चीज़ों को फोकस नहीं करेगा तो फिर मीडिया वाले लोग इन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, और वो हाईलाइट करेंगे तो उससे रेप्यूट अफेक्ट होगी, इमेज अफेक्ट होगा, सपोर्ट बंद होगी, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं होगी। यहाँ पढ़ते हैं ऑन पेज 40, इकोलॉजिकल फैक्टर, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन द फिजिकल एनवायरनमेंट। देयर हैज़ बीन अ ग्रोथ इन सच अवेयरनेस, कि पाकिस्तानी कौम को भी इस चीज़ की अवेयरनेस आ गई है जब से स्मॉग हुई है। Society at large holds firms responsible for environmental impact of their operations. The precise nature of environmental impact of a firm varies from industry to industries. हाँ, एक प्रोडक्शन कंपनी जो है वो ज़्यादा environmental डैमेज करती है देन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, वहाँ पे इतनी ज़्यादा CO2 इमिशन नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, हीट पोल्यूशन नहीं होगी, नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगी, शायद यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो वेरे करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि आप एनवायरनमेंट को कितना इम्पैक्ट कर रहे हो।
So the precise nature of the environment impacts of a firm varies from industry to industry but might be grouped into the following areas. मीन एक बिजनेस कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है. सो यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में करता है, जो दो तरह के होते हैं, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अ फाइनिट रिसोर्स, फाइनिट मीन लिमिटेड है, दैट डज नॉट रिन्यू इटसेल्फ इन मीनिंगफुल ह्यूमन टाइम फ्रेम. एग्जाम्पल्स क्या हैं? अर्थ मिनरल्स, मेटल ऑर्स, फॉसिल फ्यूल, कार्बन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. या आप लैंड भी कह सकते हो. So extraction of non-renewable resources often has a negative impact on the local natural environment. क्यों? ये चीज़ क्या हो जाएगी? environment से ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो जाएगी तो उससे environment affect होगा. क्यों? हर चीज़ के environment में होने का कोई ना कोई logic है, कोई ना कोई benefit है, और अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो उससे environment affect होगा. For example, property development can use up land which was previously countryside. countryside mean agriculture land थी, और जैसे आप प्रॉपर्टी, घर, प्लाजास बनाते चले जा रहे हो तो एग्रीकल्चर लैंड कम होती चली जा रही है. एग्रीकल्चर लैंड कम होती चली जा रही है तो फूड रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? आर्टिफिशियल वे के थ्रू फूड प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, और वो आर्टिफिशियल वे के थ्रू फूड प्रोड्यूस करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली with the passage of time within meaningful human time frame. Example, wood, solar energy, wind power energy, geothermal energy. Use of some renewable resources is at such a rate that the system which generates them cannot keep up the demand. इसलिए हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ रहा है? आर्टिफिशियल वे के थ्रू प्रोडक्शन करना पड़ रही है, लाइक ओवर फिशिंग. ये आपको पता है सर्दियों में लोग पागल हो जाते हैं मछली खाने के लिए. हाँ, ये लाहौर में एक दो मछली बेचने वाले हैं, बशीर दारुल माही है, कोई सदीक है. आपको पता है यहाँ पे डेली सर्दियों में कितनी मछली बिकती है? ये बशीर दारुल माही की शायद लाहौर में कोई 3-4 दुकानें हैं, और हर दुकान पे डेली एक ट्रक मछली का भरा हुआ बिकता है. एक ट्रक भरा हुआ मछली का डेली हर दुकान पे आता है और वो बिकता है. इतनी मछली कहाँ से आएगी? कहाँ से? समंदर दरियाओं से निकालेंगे, वहां पे तो खत्म हो जाएगी. तो क्या किया उन्होंने? फार्म्स बनाए हुए हैं, और फार्म में क्या वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, आर्टिफिशियल वे के थ्रू. खा तो रहे हैं लोग मछली, लेकिन उसके अंदर वो न्यूट्रिशन जो मछली वाले होने चाहिए वो उसके अंदर नहीं है. चिकन एक देसी है और एक ब्रायलर है. तो ब्रायलर के अंदर क्या वो न्यूट्रिशन है जो हमें मीट से चाहिए? नहीं, बल्कि ये तो उल्टा बीमारियां लगा रहा है. क्यों? पता नहीं किस तरह की डाइट के थ्रू ये प्रोड्यूस किया जाता है, और वो डाइट वैसे ही लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन हम खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं बगैर सोचे समझे. आपको पता है स्टडी में अच्छी प्रोडक्टिविटी देने के लिए आपकी अच्छी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है. डाइट अच्छी होगी तो 8-8 घंटे बैठ के पढ़ सकोगे. अगर डाइट अच्छी नहीं है, अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो 8 घंटे क्या 1 घंटा भी बैठ के नहीं पढ़ सकोगे. बैठोगे साथ ही नींद आ जाएगी, साथ ही इधर लक में पीड़ निकल आई है, इधर दर्द निकल आया है, इधर दर्द निकल आया है. मतलब टेक लगाए बिना हम बैठ ही नहीं सकते. उसकी रीज़न क्या है? हमारी डाइट अच्छी नहीं है. बेटा तुझे कहीं और दर्द हो रही है, मुझे पता चल रहा है. क्या बात हम कर रहे हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें रिन्यू करना है, लेकिन उसके बावजूद मसला क्या है? यूज ऑफ सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज एट सच अ रेट दैट द सिस्टम विच जनरेट्स देम कैन नॉट कीप अप विद डिमांड, जिसकी वजह से हमें इशू फेस करना पड़ रहे हैं ओवर फिशिंग के और डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कटिंग ट्रीज मीन फॉरेस्ट को ख़त्म करना. क्यों? एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की वजह से, तो हमें फिर क्या करना पड़ रहा है? फॉरेस्ट को कन्वर्ट करना पड़ रहा है इनटू एग्रीकल्चर लैंड. और फॉरेस्ट ख़त्म होंगे तो वहाँ पे जो नेचुरल एनिमल्स थे वो ख़त्म होंगे. वो ख़त्म होंगे तो हमें नेचुरल मीट मिलना जो है वो बंद हो जाएगा.
करना क्या, मैं यहाँ से याद ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिफाइन करना आना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस इंपैक्ट करता है एनवायरनमेंट को कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 एमिशन कॉज्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ पर्सन। हमारी एक्टिविटीज से भी CO2 एमिशन होती है, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं तो उसके धुएं से। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन से करती है। एनीथिंग दैट कंज्यूम एनर्जी विल हैव ए कार्बन फुटप्रिंट्स एंड बिजनेस यूज एनर्जी इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, हीटिंग एंड लाइटिंग, तो अल्टीमेटली वहां पे CO2 एमिशन भी हो रही है। सो ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ मेजर कंसर्न। According to scientific community, this is a result of release of greenhouse gases, of which CO2 is the most important। जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग मीन नवंबर आ गया अभी तक सर्दी नहीं आई, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। कि नवंबर आ गया अभी तक सर्दी नहीं आई, ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। जिसके पीछे रीज़न क्या है, पॉल्यूशन, जो माहौल को डिस्टर्ब कर रहा है। बिजनेस इंपैक्ट करता है एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन की फॉर्म में, अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। इट मीन्स अनडिजायरेबल स्टेट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट बीइंग कंटामिनेटेड विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस such as consequences of human activities। The relevant major form of pollution are listed below: air pollution, noise pollution, या फिर soil contamination। ये soil contamination क्या है, पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं लैंड पे प्रोडक्शन के टाइम पे, या अपना वेस्ट हम क्या करते हैं, डंप करते हैं जमीन के नीचे, तो उससे क्या होती है, सॉइल वहां की कंटेमिनेट होती है, जहर आलूद होती है। सो एक बिजनेस फिजिकल एनवायरनमेंट को कैसे इंपैक्ट करता है, यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में करता है, कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में करता है, या अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन लाइक नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, या फिर हीट पॉल्यूशन की फॉर्म में करता है। तो मेनली हमें ये 3 वर्ड्स लर्न करने थे और इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेना था कि इनका मतलब क्या है। हाँ, हमें रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डिफरेंशिएट करना भी आना चाहिए। उसके नीचे गए तो एक टॉपिक उसने हमें दे दिया, हाउ बिजनेस कैन इंप्रूव एनवायरमेंटल डैमेज, कि एक बिजनेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट को रिड्यूस कैसे कर सकता है, मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे कर सकता है। तो कोई 6 वेज है हमारे पास, और अब तक हमने चैप्टर 2 में जितना भी पढ़ा है, पेज 24 से लेकर पेज 40 तक, यहाँ तक आज तक एग्जामिनर ने कोई चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट नहीं की। मीन ये 15 पेजेस में से एग्जामिनर ने आज तक कभी कोई चीज़ टेस्ट की ही नहीं। सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट किया पेस्टल का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने पिछले टेस्ट में अटेम्प्ट किया। अदरवाइज आज तक यहाँ से कोई चीज़ एग्जामिनर ने कभी टेस्ट नहीं की, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। हाँ, पूरे पेज नहीं थे, हर पेज पे कहीं पे 3 लाइनें थी, कहीं पे कोई 7 पॉइंट थे, तो हमने कवर किए। हाँ, जो चीज़ आज तक कभी कोई टेस्ट हुई है, वो क्या टेस्ट हुई है, ये एक टॉपिक, एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो 6 वेज हैं। कहता है कि बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है कैसे, इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। कि अगर एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव करे, एनर्जी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, बिजली के यूजेज को लिमिट लगाने से। कैसे लिमिट लगाया जाएगा, पुराने बल्ब, पुराने ट्यूबलाइट्स हटा के वहाँ पे एनर्जी सेवर लगा देना, LED लाइट्स लगा देना, जो क्या करती हैं, कम एनर्जी यूज़ करती हैं। पुराने विंडो AC हटा के वहाँ पे स्प्लिट लगा देना, नहीं स्प्लिट भी हटा के वहाँ पे इन्वर्टर लगा देना, तो इससे क्या होगा, एनर्जी एफिशिएंसी होगी। इस रूम से बाहर जा रहे हो, देखा रूम के अंदर कोई नहीं है, तो जाते वक्त लाइटें ऑफ कर देना, ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी होगी। ये 50 लाइटों की बजाय शायद 25 लाइटों पे भी गुजारा हो सकता है, तो आधी लाइटें बंद कर देना, ये क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी। तो एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है, कैसे रिड्यूस कर सकता है, थ्रू इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। या बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है, कैसे रिड्यूस कर सकता है, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज।
इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। मिस मोबाइल टूट जाएगा, टूट जाएगा, मैं कह रहा हूं टूट जाएगा। कभी देखा आपने क्लास से किसी का मोबाइल बाहर जा रहा हो और उसका ऑनर वैसे ही लहराता हुआ बाहर जा रहा हो? डेमो दिखाएं। सो एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को कैसे रिड्यूस कर सकता है? बाय इंप्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसीज या इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज। ये रिन्यूएबल एनर्जीज क्या है? सोलर पैनल, इसके साथ लिख लें IE सोलर पैनल। मीन कैसे इन्वेस्टमेंट होगी किस चीज में? सोलर पैनल के थ्रू। पानी बुक में शायद नहीं, नई बुक में लिखा होगा। तो एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर सकता है? अगर अपनी गुड्स सोर्स करे लोकली। लोकली मीन बाहर से चीजें मंगवाने के बजाय अगर आप लोकल परचेज करोगे तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगी, तो एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस हो गया। क्यों? फ्यूल क्या है? एक स्केर्स रिसोर्स है। तो अगर आप उसके यूजेज को लिमिट लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट को इंप्रूव कर रहे हो। बाहर से चीजें ट्रैवल हो किधर आएंगी तो रास्ते में CO2 इमिशन, धुआं भी वो जितना कम होगा उतना आपने क्या किया? एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस किया। तो बिजनेस एनवायरमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट करे इन रिन्यूएबल एनर्जीज IE सोलर पैनल, इंप्रूव करे एनर्जी एफिशिएंसी को, या क्या करे? सोर्सिंग गुड लोकली टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल। या बिजनेस कैसे एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है? अगर इन्वेस्टमेंट करे ऐसी IT में, ऐसी मशीनरी में जहां से वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। क्यों? वेस्ट जितना कम होगा उतने रिसोर्सेज जो हैं वो कम ज़ाया होंगे, तो कम यूज होंगे। तो इसे क्या हुआ? यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में आपने एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस कर लिया। या बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करे जहां से मोर एफिशिएंसी अचीव की जा सके। एफिशिएंसी, रिसोर्सेज भी कम यूज हो, साथ बिजली भी कम यूज हो, साथ बंदे भी कम यूज हो। तो इन्वेस्टमेंट करना है IT में, किस लिए? टू रिड्यूस वेस्टेज। इन्वेस्टमेंट करनी है ऐसी टेक्नोलॉजी, मशीनरी में जो क्या हो? मोर एफिशिएंट हो। यह एक बिजनेस एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस कर सकता है अगर अपनी पैकेजिंग को कम कर दे। ये अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट भी शायद प्लास्टिक बैगेज को रोक रही है। ये क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है इनका। क्यों? ये प्लास्टिक बैगेज हम क्या करते हैं, या पैकिंग मटेरियल हम क्या करते हैं? फाड़ के फेंकते हैं। अंदर से जो चीज़ चाहिए हम उसके लिए बेताब हो रहे होते हैं, और ये पैकिंग मटेरियल फाड़ के हम क्या करते हैं? बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। और ये क्या करते हैं? बाद में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अगर कोई बिजनेस अपनी पैकेजिंग को रिड्यूस कर रहा है, प्लास्टिक बैगेज को ख़त्म कर रहा है, तो ये भी क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप। ये 6 पॉइंट हमने रटा लगाने हैं। हाउ आ बिजनेस कैन इम्प्रूव एनवायरमेंटल डैमेज बाय इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जीज IE सोलर पैनल, sourcing goods locally to reduce transportation and fuel consumption, investment in IT to reduce the waste, investment in technologies, machinery that is more efficient, and reducing packaging. So एक बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है? यूज ऑफ रिसोर्सेज की फॉर्म में, कार्बन फुटप्रिंट्स की फॉर्म में, या अदर फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन लाइक हीट या नॉइज पोल्यूशन की फॉर्म में। नहीं, हाउ अ बिजनेस कैन इम्प्रूव एनवायरमेंटल डैमेज? improving energy efficiency, investment in renewable energy, sourcing goods locally, investment in IT to reduce waste, investment in technologies that is more efficient, and reducing packaging. उसके नीचे गए तो हमें एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, सस्टेनेबल बिजनेस, सस्टेनेबिलिटी। ये वर्ड सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। कहते हैं कि एक बिजनेस सस्टेनेबल होगा। कब सस्टेनेबल होगा? जब वो अपने बिजनेस ऑपरेशन के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी कंसीडर करेगा। कैसे कंसीडर करेगा? कि सिर्फ रिसोर्सेज यूज नहीं करेगा, उनको रिन्यू भी करेगा।
तो अगर रिन्यू नहीं करेगा तो क्या फ्यूचर में प्रोडक्शन के लिए आपको रिसोर्सेज मिलेंगे? तो क्या आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकोगे? तो क्या आप सस्टेनेबल हो? फिर नहीं। सस्टेनेबल होगा जब वो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करेगा। कंट्रोल करेगा तो इमेज अच्छा होगा, रेपुटेशन अच्छी होगी, सपोर्ट मिलेगी, तो आपको कस्टमर मिलता रहेगा, तो आप क्या होगे? सस्टेनेबल। अगर ये काम नहीं करोगे तो इमेज बुरा तो कस्टमर लूज, सपोर्ट बंद, तो उससे क्या आप सस्टेनेबल रहोगे? नहीं। तो सस्टेनेबिलिटी का मेन मतलब क्या है? आज की ज़रूरतें पूरी करना, फ्यूचर को कंप्रोमाइज़ किए बिना, मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। आज ठीक है अपनी प्रोडक्शन करो, लेकिन साथ अपने फ्यूचर की नीड में रिसोर्सेज को रिप्लेनिश, रिप्रोड्यूस भी करो, तो ये क्या है? सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन में मिलती है मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर। सिर्फ अपना फ्यूचर नहीं, आने वाली जनरेशन का फ्यूचर भी, कि जैसे आपसे प्रीवियस जनरेशन ने आपके लिए रिसोर्सेज छोड़े हैं, तो आपने भी आने वाली पौध के लिए रिसोर्सेज छोड़ने हैं। बिजली सिर्फ यूज़ नहीं करनी, इसको रिप्रोड्यूस भी करना है। अगर यूज़ करके ख़त्म कर दोगे तो आने वाली पौध कहेगी कि एक ज़माना होता था कभी बिजली भी होती थी यहाँ पे। किसने इफेक्ट किया उनको? आप लोगों ने। क्यों? आपने रिप्रोड्यूस नहीं किया। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। अब कहते हैं कि एक सस्टेनेबल बिजनेस, जिसको हम नाम देंगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस। एनवायरमेंटल फ्रेंडली को ही ग्रीन का नाम भी दिया जाता है। ग्रीन बिजनेस का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एनवायरमेंटल फ्रेंडली का मतलब क्या है? सस्टेनेबल। तो एक सस्टेनेबल ग्रीन मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिजनेस की 4 प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? इनकॉर्पोरेटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी इनटू ईच ऑफ इट्स बिजनेस डिसीजन। कि अगर बिजनेस डिसीजन लेते वक्त आप अपने हर डिसीजन का इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट कंसीडर कर रहे हो, तो फिर आप क्या हो? सस्टेनेबल हो, ग्रीन हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। नहीं रिसोर्सेज हमें ये यूज़ करने हैं तो नहीं, हमें साथ ये रिप्रोडक्शन को भी फोकस करना है। नहीं, हम ये चीज़ें प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो देखना है इसमें कहीं पे कोई CO2 इमिशन तो नहीं होती। अगर होती है तो हमने मशीनरी इंप्रूव करनी है, या फिर यहाँ पे शहर के अंदर नहीं, कहीं बाहर जाके प्रोड्यूस करने हैं। हाँ, अगर ये चीज़ें हम डिसीजन मेकिंग में कंसीडर कर रहे हैं तो दिस मीन हम क्या हैं? ग्रीन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मीन सस्टेनेबल। एक सस्टेनेबल बिजनेस की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली क्या है? इनकॉर्पोरेटिंग सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल इनटू इट्स डिसीजन मेकिंग। सेकेंडली क्या कहता है? सप्लाइज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स इन प्लेस ऑफ नॉन ग्रीन प्रोडक्ट्स। मीन प्रोड्यूस करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स रादर देन एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स। तो फिर आप क्या हो? सस्टेनेबल मीन ग्रीन। सस्टेनेबल ग्रीन बिजनेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? इज मोर ग्रीनर देन इट्स कंपैटिटर। मीन कंपैटिटर की निस्बत अगर आप एनवायरमेंटल कंसर्न ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आप क्या हो? ग्रीन, सस्टेनेबल या एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या? मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। और एक सस्टेनेबल मीन ग्रीन बिजनेस की 4 प्रॉपर्टीज है। Incorporating sustainability principles into its decision, producing eco-friendly products rather than eco-unfriendly products, is more greener mean more environmental concern than its traditional competitor। और चौथा वो कहता है कि एक बिजनेस ग्रीन है अगर वो शो कर रहा है enduring mean long lasting commitments towards improving environmental damage। कि अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट शो कर रहे हो कि हमें एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करना है, हमें मशीनरी वो यूज़ करनी चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, तो ये क्या है? लॉन्ग लास्टिंग मीन एंड्यूरिंग कमिटमेंट। तो ग्रीन बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? शोइंग एंड्यूरिंग कमिटमेंट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल डैमेज। तो ये सस्टेनेबिलिटी की एक डेफिनेशन और ये 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन, सस्टेनेबल या एनवायरमेंटल बिजनेस हमें लर्न करनी है।
एक बिजनेस अगर ग्रीन है, सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो उसे बिजनेस को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी। और अगर बिजनेस को फायदा है तो बिजनेस के स्टेक होल्डर को भी फायदा होगा, मैनेजमेंट को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? बोनस ज्यादा मिलेंगे, इनकी रेपुटेशन अच्छी होगी। एम्प्लॉइज को फायदा होगा। क्या? सैलरी ज्यादा मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। क्या ख्याल है? शेयर होल्डर को भी फायदा होगा, उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, उसके बिजनेस की वेल्थ मीन डिमांड ज्यादा होगी। सप्लायर को फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ऑन टाइम पेमेंट्स मिलेंगी, उसका बिजनेस आपके साथ कंटिन्यू रहेगा। कस्टमर को फायदा होगा, हाई क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट्स उसे मिलेंगी। गवर्नमेंट को फायदा होगा। क्या? टैक्स ज्यादा मिलेगा और बिजनेस हेल्प करेगा एनवायरमेंटल डैमेज रिड्यूस करने में। तो एक सस्टेनेबल बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट क्या होंगे? या कस्टमर को उनके साथ, सप्लायर के साथ क्या होंगे? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होंगे। और एथिकल ट्रेड मीन बेस्ट वे में, प्रॉपर वे में उनके साथ ट्रेडिंग होगी। शेयर होल्डर एम्प्लॉइज को फायदा होगा, इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट और कंटिन्यू सक्सेस ऑफ बिजनेस। सोसाइटी को फायदा होगा। क्या? बिजनेस फैलेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और एनवायरमेंटल डैमेज में उनकी हेल्थ कम अफेक्ट होगी। गवर्नमेंट को फायदा होगा, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा और बिजनेस हेल्प देगा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी है, तो इसको भी लाइक ह्यूमन बीइंग एथिकली बिहेव करना है। मीन गुड बैड का ख्याल करना है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इसका ख्याल करना क्या है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लर्न करना है पूरे पेज से? हमें 3 वर्ड्स लर्न करने हैं। इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को एक लाइन में डिफाइन करना आना चाहिए ऑन वर्डिंग में, और 2 एग्जाम्पल ऑन वर्डिंग में लिखनी आनी चाहिए। रटा नहीं है ये हाफ पेज में ऊपर। रटा क्या है? सेकंड हाफ पेज, जहाँ पे आपने 6 पॉइंट लर्न करने हैं। हाउ बिजनेस कैन इम्प्रूव एनवायरमेंटल डैमेज, एक डेफिनेशन लर्न करनी है सस्टेनेबिलिटी की, 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन या सस्टेनेबल बिजनेस लर्न करने हैं, और नीचे बेनिफिट खुद से लिखने आने चाहिए कि बिजनेस सस्टेनेबल है तो शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, सप्लायर को क्या फ़ायदा होगा। तो वो जस्ट कॉन्सेप्ट है, रटा शटा नहीं है। यहाँ तक पेस्टल हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर में इसी तरह के कोई 3-4 छोटे छोटे मॉडल्स और हैं जो होपफुली हम कवर करके नेक्स्ट वीक में वाइंड अप कर देंगे। कल हम सब लोग टेस्ट दे रहे हैं पेज 39 तक।